जय हिंद दोस्तों। जिद कामयाबी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। वही हिंदी की दुनिया है और कई बार बता चुका हूं कि आज के डेट में जो हिंदी है, उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो ARO में तो समझ जाइए कि ये प्राणवायु है। पीसीएस में भी पूछा जाता है। वनडे एग्जाम्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, आजकल SSC GD के एग्ज़ाम सामने पड़ा हुआ है, तो हिंदी को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। हिंदी मैथ की तरह से 100 में 100 नंबर ला करके देता है और हिंदी चूँकि अपनी चीज़ है, सीखना बहुत ही आसान है। मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदी को सीखा नहीं जाता है, हिंदी को समझा भी नहीं जाता है, हिंदी को जिया जाता है। ठीक है, तो चलिए पेपर पेन कॉपी लेकर के शुरू हो जाइए। जैसा जैसा मैं विश्लेषण करूंगा एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज वो सिर्फ 20 प्रश्न नहीं बल्कि यहां से कम 100 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और जहां भी लगेगा कि ये प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ढूंढ के लाया है आपके लिए, तो वहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न क्या है, नज़र दौड़ाते हैं। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का उचित विकल्प छांटिए। ठीक है, उचित विकल्प छांटिए और वो उचित विकल्प ये शब्द दिया है टीका, तक्षक और थान। ये 3 शब्द हैं और इसके अर्थ इन 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, आपको छांटना है। पहले ऑप्शन में क्या दिया है, टिप्पणी, भेड़, स्तन। दूसरे ऑप्शन में है तिलक, ब्रह्म, कपड़ा। सी ऑप्शन है व्याख्या, तराजू, कपड़ा। और चौथा ऑप्शन है व्याख्या, बढ़ई, ठिकाना। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो टीका का मतलब क्या होता है, तक्षक का मतलब क्या होता है, थान का मतलब क्या है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 4th ऑप्शन इसका सही है। क्यों सही है, क्योंकि टीका का मतलब व्याख्या होता है, तक्षक का मतलब बढ़ई होता है और थान का मतलब स्थान या ठिकाना होता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आज का क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से खनक किसकी पर्यायवाची है। खनक किसकी पर्यायवाची है, मूषक, भुवन, गह्वर या बेसर की पर्यायवाची है। तो खनक जो है वह मूषक की पर्यायवाची है। अब खनक मूषक होता क्या है, तो खनक मूषक का मतलब होता है चोर। चोर या दस्यु को कहा जाता है खनक या मूषक। भुवन आपको पता है संसार की पर्यायवाची होती है, गह्वर गुफा की पर्यायवाची है और बेसर, धूसर, चक्रीवान ये गधे की पर्यायवाची होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बदी और बदी का सही अर्थ क्या होगा। पहले लिखा है बदी, फिर बाद में लिखा है बदी। तो आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढना है कि बदी और बदी का सही अर्थ क्या होगा। तो बदी जिसमें छोटी की मात्रा लगी है उसका अर्थ क्या होता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तीसरे का बदला। बदी का मतलब होता है बदला, लेकिन बदी का अर्थ होता है बुराई। बदी का अर्थ क्या होता है, बुराई होता है। बुराई नहीं कहना नेकी और बदी, तो नेकी का मतलब अच्छाई होता है और बदी का मतलब बुराई होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक, चौथा क्या है, इनमें से कौन इला का अर्थ नहीं है। इला की पर्यायवाची पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा है और एक इस 4 में से कोई एक है जो नहीं होगा। तो इला का मतलब देखिएगा, इला का मतलब पृथ्वी होता है, इला का मतलब गाय होता है, इला का मतलब सरस्वती होता है, लेकिन इला का मतलब चंद्रमा नहीं होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, चंद्रमा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने देखिएगा, कौन सा तद्भव तत्सम युग्म सही है। इधर तद्भव की पूरी लिस्ट दी गई है और इधर तत्सम की दी गई है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। चकवा का चक्र, छक्का का शकट, जोबन का यौवन, तीता का तीक्ष्ण।
इसमें से कौन सा एक सही है? तो इसमें जो सही है वो सी ऑप्शन सही है। यौवन का तत्सम होता है यौवन। लेकिन अब 4 में से एक तो सही हो गया, बाकी 3 गलत हैं। तो देखा है गलत क्यों है? चकवा का जो होता है चक्रवाक होता है। चकवा का क्या होता है? चक्रवाक होता है, ठीक है, चक्र नहीं होता है। छक्का का जो होता है वो षटक होता है, षटक, ठीक है। और तीता का होता है तिक्त। तीता का क्या होता है? तिक्त होता है, तीखा का तीक्ष्ण होता है, तीखा का तीक्ष्ण होता है, ठीक। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प चुनिए। और मुहावरा क्या दिया गया है? हिंदी की चिंदी निकालना। मुहावरा क्या है? हिंदी की चिंदी निकालना। 4 ऑप्शन है, झगड़ा लगाना, बात की तह तक पहुंचना, व्याकरण का अध्ययन करना या घालमेल कर देना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। और मुहावरा क्या है? हिंदी की चिंदी निकालना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बात की तह तक जाना, मतलब हिंदी की चिंदी निकालना, यानी बात के एकदम नीचे एकदम विश्लेषण पूरी तरह से कर देना, बात की तह तक जाना, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। और 4 ऑप्शन आपके सामने क्या क्या है? हम नए अच्छा एक बात बता दें आपसे, शुद्धि अशुद्धि हिंदी का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा चैप्टर है, अध्याय है, जो कुछ कह लीजिए, कि जिसके बिना हिंदी अधूरी होती है। लेकिन उसका कोई स्पेशल कोई चैप्टर नहीं होता है, होता ही नहीं है। लेकिन जब हम पूरा का पूरा व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो वो अपने आप में वो चैप्टर बन के तैयार हो जाता है, वो अध्याय बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। और शुद्धि अशुद्धि को बिना जाने हिंदी नहीं जाना जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए, हम नए प्रकार की वस्तुएं लेना चाहते हैं। इस बार होली नहीं मनाना चाहिए, उस पर चोरी का अभियोग चलाया गया, वह आटा गूंथ रही है। ये 4 आपके सामने वाक्य दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, सही है। तो इसका सही है ए वाला। हम नए प्रकार की वस्तुएं लेना चाहते हैं, ठीक है। हम जो है बहुवचन है, लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी 3 गलत है। तो देखा जाए क्यों गलत है। तो गलत इसलिए है कि इस बार होली नहीं मनाना चाहिए, नहीं मनानी चाहिए। तो यहां पे ये गलत है, इस बार होली नहीं मनानी चाहिए। उस पर चोरी का अभियोग चलाया नहीं गया होता है, अभियोग लगाया जाता है, अभियोग चलाया नहीं जाता, अभियोग लगाया जाता है। वह आटा गूंथ रही थी, गूंथा नहीं जाता है, गूंधा जाता है, गूंधा जाता है। आटा जो क्या किया जाता है? गूंधा जाता है। वो आटा गूंध रही थी। और माला जो होता है ना, माला जब पिरोया जाता है, जो धागे में जो फूल होता है वो पिरोया जाता है जिसका ना, तो वो गूंथा जाता है। तो माला गूंथा जाता है और आटा गूंधा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटिए। ये 4 वाक्य दिया है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से किसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आपका आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी है, आप आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। फिर वह लड़का प्रतिदिन आता है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। इसमें सही क्या है? सी ऑप्शन सही है, मैं स्वयं चला जाऊंगा। निजवाचक सर्वनाम, देखिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। और इसमें कह रहा है निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम होता है आप, स्वयं, खुद और स्वतः। ये 4 ऐसे होते हैं, आप, स्वयं, खुद, स्वतः। और यह जो आप है ना, वो अपने आप वाला आप है। सामने के लिए जब आप कहते हैं तो ये पुरुषवाचक हो जाता है, ये निजवाचक नहीं होता है। तो देखिए इसमें लिखा है आप आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, यानी मैं किसी को कह रहा हूं कि आप आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, तो ये जो होगा ये पुरुषवाचक हो जाएगा। वह लड़का प्रतिदिन आता है, वह लड़का
प्रतिदिन आता है, ये वह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, इसमें तुम है, ये भी सामने वाले के लिए कहा जा रहा है, यहाँ भी पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और यहीं पे है मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो स्वयं, स्वतः, अपने आप, खुद, ये होता है निजवाचक सर्वनाम। फिर अगला क्या है, जहां संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाए, वहां क्या होता है, अपादान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, या संबंध कारक होता है, या अधिकरण कारक होता है। तो ये तो बड़ा ही आसान था, ये संबंध कारक होता है ना कि राम की बहन, ये लिखा हो, राम की बहन, राजन की कमाई, ठीक है, मेरा भाई, ठीक है। तो चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इसका दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध बताता है, तो इसे क्या कहा जाता है, ये देखिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, इसे संबंध कारक कहा जाता है, ठीक है। अपादान कारक नहीं होता है, संप्रदान का, आपको पता है अपादान, ये संबंध का तो काके की होता है, अपादान का क्या होता है, से होता है, दूर होने से, संप्रदान के लिए हो जाता है, अधिकरण में और पर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, सप्तशिला किसकी पर्यायवाची है, सप्तशिला ये पान की पर्यायवाची होती है, पान की पर्यायवाची, पान को सप्तशिला कहा जाता है, याद रखिएगा। पर्यायवाची आपको एक अलग वीडियो पे पढ़ाऊंगा पर्यायवाची, ठीक है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि का नाम सुनते होंगे, पतंजलि प्रोडक्ट भी आप लोग जानते होंगे, उन्होंने ही सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। भोजपुरी बोली का नामकरण किसने किया है, ये देखिए शानदार सा प्रश्न, भोजपुरी बोली का नामकरण किसने किया है, तो भोजपुरी बोली का नामकरण किया है रेमंड ने, भोजपुरी बोली का नामकरण किसने किया है, रेमंड ने किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आपको बता दूं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी और बिहारी बोली का नामकरण किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, चलिए लिख दे रहा हूं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी और बिहारी बोली का नामकरण किया है, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी और बिहारी बोली का नामकरण किया है, जबकि राहुल शंकरत्यायन ने कौरवी बोली का नामकरण किया है। राहुल शंकरत्यायन ने कौरवी बोली का नामकरण किया है, कौरवी बोली का नामकरण किया है। बांकीदास ने डिंगल बोली का नामकरण किया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, आपको बताना है कि नीड़ का निर्माण फिर यह किसकी रचना है। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की रचना है, या महादेवी वर्मा की रचना है, या जयशंकर प्रसाद की रचना है, या सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर ये जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है, नीड़ का निर्माण फिर। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है, जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द होता है विभु, याद रखिएगा, जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द होता है विभु, और जो हर जगह व्याप्त हो उसको कहेंगे सर्वव्यापी, और हर जगह को कहेंगे सर्वोत्र, और तीन लोकों के स्वामी को कहेंगे त्रिलोकी। खूब बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, जो सब में व्याप्त हो उसे विभु कहा जाता है, और जो हर जगह व्याप्त हो उसे सर्वव्यापी कहा जाता है, और हर जगह को सर्वत्र कहा जाता है, और तीन लोकों के स्वामी को त्रिलोकी कहा जाता है। क्लियर। चलिए, भगवत गीता का जन गीता नाम से अनुवाद किसने किया था, भगवत गीता का जन गीता नाम से
ये बढ़िया प्रश्न था, इसको जरा अच्छे से देखिएगा। भगवत गीता को जन गीता के नाम से अनुवाद किसने किया था? तो इसे किया था हरिवंश राय बच्चन ने किया था, भगवत गीता। ठीक है, चलिए अगला, कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? अच्छा एक बात बताइए, वीडियो जब देखिएगा तो आप कम से कम इतना कमेंट करके तो जरूर बताइएगा कि जो प्रश्न हैं उसका लेवल कैसा है, मैंने प्रश्नों का चुनाव सही किया है या नहीं। आप कम से कम इतना बताइए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मत कीजिए, मुझे उससे नहीं मतलब है, लेकिन इतना जरूर बताइएगा कि मैं प्रश्नों के लेवल तक मैं पहुंच पा रहा हूं कि नहीं पहुंच पा रहा हूं, या आपको वहां तक लेके जा पा रहा हूं कि नहीं जा पा रहा हूं। कम से कम ये अगर हो गया तो बाकी लाइक शेयर वो सब चलता रहेगा। कहने का मतलब है ना कि मैं मेहनत भी करूं और वो प्रश्न आपके फायदे का ना हो तो कोई मतलब नहीं होगा। तो इसीलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं जो प्रश्नों को ढूंढ के ला रहा हूँ, मैं जो मेरे प्रश्नों का जो मेरा चुनाव है वो सही होना चाहिए, ताकि भाई बना तो आप ही के लिए रहा हूँ और आपको तो कम से कम फायदा तो मिले ना। ठीक है, तो चलिए, कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो ये देखिएगा, राजभाषा, कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी, मैं एक थोड़ा सा मैं आपको अब यहाँ पे देखता हूँ। एक यूपी हो जाएगा, ठीक है, एक उत्तराखंड हो जाएगा, फिर बिहार हो जाएगा, फिर झारखंड हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ये कितने हो गए? ये 6 राज्य हो गए। फिर देखिएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर हरियाणा हो जाएगा और फिर राजस्थान हो जाएगा और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। तो ठीक है, तो 9 जो हैं वह राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुल मिला के संख्या कितनी होती है? ये 10 की संख्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, इतने राज्यों की राजभाषा जो है वो हिंदी है। देहाती दुनिया के लेखक कौन है? एक प्रसिद्ध रचना है देहाती दुनिया, इसके जो रचनाकार है वह शिवपूजन सहाय हैं। ठीक है, शिवपूजन सहाय हैं। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है, प्र उपसर्ग का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। प्रबल, जैसे एक शब्द होता है ना प्रबल, तो अधिक, पूर्व, अच्छा, अभाव, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिक। जैसे अभी मैं शब्द बोला हूं ना प्रबल, ठीक है, प्रबल, तो यानी कि बल के आगे लग गया प्र, यानी अधिक बल, तो इसे कहते हैं प्रबल। ठीक है, तो प्र का मतलब होता है अधिक। 19वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। शब्दावली को अधिक उपयोग बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। एक ये स्टेटमेंट, एक वाक्य है कि शब्दावली को अधिक उपयोग बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। त्रुटि वाले खंड की पहचान कीजिए, यानी कि इस लाइन को अब खंड खंड में तोड़ तोड़ के 4 भागों में लिख दिया गया है। अब आपको इसमें से कोई एक गलत है जो आपको चुनना है। तो पूरा शब्द क्या था, पूरा वाक्य क्या था? शब्दावली को अधिक उपयोग बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। तो 4 ऑप्शन क्या है? बनाने के लिए, ये गलत है, अधिक उपयोग, ये गलत है, शब्दावली को, ये गलत है, या प्रयास किए गए हैं, ये गलत है। तो याद रखिएगा सेकंड ये गलत है, ये वाला गलत है। कैसे गलत है? होगा शब्दावली को अधिक उपयोगी होना चाहिए। शब्दावली को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं, बाकी सब सही है। आखिरी क्या है? अंत्य शब्द में प्रत्यय है। शब्द दिया गया है अंत्य, आपको बताना है कि अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। यानी कि कोई भी शब्द जब होता है तो उसके पीछे यानी कि आखिरी में जो कुछ भी जोड़कर उसमें कुछ विशेषता ला दे, उसके महत्व को बढ़ा दे या उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, तो उसे कहते हैं प्रत्यय। तो पूछा जा रहा है कि अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, तो इसमें लगा हुआ है य। इसमें क्या लगा है? य लगा है। अंत और प्रत्यय क्या लगा है? पीछे से य, तो क्या? अंत्य। ठीक है,
तो ये रही हमारी आज की कोशिश आपके लिए, और आपको कम से कम इतना तो बताना ही पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं कि मेरा प्रश्नों का चुनाव सही है या नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की है, और पूरी कोशिश जब आपके लिए की है तो आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो लगे रहिए। जिस भी पद की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी विभाग में जाना चाहते हैं, जिस भी सेवा में जाना चाहते हैं, अगर वहाँ हिंदी की ज़रूरत है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और आपको मंजिल जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये गारंटी है। ठीक है, तो चलिए मन लगा के पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार से प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।